हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें प्रैक्टिस सेट 5 में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है। इसमें हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे चैनल में। तो आप लोग एक बार अगर वो वीडियो ना देखे हो तो उसको एक बार जा करके वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आइए प्रैक्टिस सेट 5 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका एक पैराग्राफ दिया गया है। तो इसको देखते हैं पैराग्राफ में क्या है। आप लोग इसे वीडियो को रोक करके एक बार पैराग्राफ को अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि एग्जाम में जो सवाल आए हुए रहते हैं वो भी दोबारा से भी मतलब पूछे जाने की संभावना होती है। तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर रोक करके पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें पहला पैराग्राफ दिया गया है। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावना संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसमें जो पैराग्राफ में जो दिया गया है, इसमें दिया गया है उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो जो प्रश्न पूछा गया है हमारा पहला, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसमें जो उपयुक्त शीर्षक है वो है आपका अनुशासन, क्योंकि शीर्षक गद्यांश में जो पहले ही अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है, तो अनुशासन ही इसका शीर्षक होगा। फिर आइए देखते हैं हमारा नीचे जो और गद्यांश पूरा कर लेते हैं जो इसमें दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 2 से 5 तक प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो इतना गद्यांश थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 से 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं। मापना सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। दुनिया भर के सभ्य समाजों ने अपने अपने ढंग से समय को, दूर को, गति को, आकार को, क्षेत्रफल को मापने पैमाने विकसित किए हैं। फिर एक ऐसा दौर आया जब हर चीज को ही नापा जाने लगा। सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को, अर्थव्यवस्था को, महंगाई को और यहाँ तक कि अक्ल को भी। इसी के साथ 150 साल पहले एक और पैमाना विकसित हुआ इंसान के बुखार को मापने का। कार्ल वंडरलिच ने शरीर के इस तापमान को समझने के लिए लंबा शोध किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का सामान्य तापमान है। शरीर का तापमान अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका अर्थ है बुखार। यही तापमान चिकित्सा व्यवसाय का मानक बन गया। 98.6 का आंकड़ा जल्द ही एक मुहावरा बनकर समाज और संस्कृति के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगा। इसी नाम से एक गीत बना, एक उपन्यास लिखा गया, एक सर्वाइवल गाइड आई और दुनिया के कई देशों में FM चैनल खुले। पर अब 98.6 के इस आंकड़े पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जोनाथन हुसनैन ने पिछले दिनों इस पर लंबा शोध किया, तो वह इस नतीजे पर पहुंचे कि मानव शरीर के सामान्य तापमान के लिए 98.6 का आंकड़ा मूल रूप से गलत है। उन्होंने पाया कि हमारे शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा कम होता है और शाम तक थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके अलावा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली सा ज़्यादा होता है। बड़ों के मुकाबले बच्चों का, नेक्स्ट है जो आगे दिया गया है इसी पैराग्राफ का है,
थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर अलग अलग के लोगों के शरीर का सामान्य तापमान अलग अलग होता है, यानी पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मानक सही नहीं है। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि शरीर का सामान्य तापमान और बुखार दोनों ही जटिल चीज़ें हैं। एक आंकड़े के सरलीकरण से इसे नहीं समझा जा सकता। सच तो यह है कि सटीक पैमाने सिर्फ भौतिक चीज़ों और प्रतिक्रियाओं के ही बनते हैं। सामाजिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के पैमाने सिर्फ सांकेतिक होते हैं। इनसे उनके उतार चढ़ाव की था भरपाई जा सकती है। दिक्कत तो तब आती है जब हम इसे जड़ मापक मान लेते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें दूसरा क्वेश्चन जो इस पैराग्राफ से दिया गया है, वो दिया गया है आपका सामाजिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है। तो इससे जो दिक्कत है वो आती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। तो सभ्य इंसान का जो पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है वो आपका रहा है मापना। ऑप्शन नंबर डी है, मापना जो है सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में जो सही कथन है वो आपका है, बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो बच्चों का मतलब तापमान, बड़ों के मुकाबले बच्चों का तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगला है, जोनाथन हुसैन ने हाल ही में क्या किया। तो इन्होंने हाल ही में जो किया वो किया था लंबा शोध किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर देखते हैं, विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों, गजटेड के तबादले, नियुक्तियों, छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र गजट में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये आपका पैराग्राफ से नहीं है, ये पैराग्राफ से अलग का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका अधिसूचना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, अधिसूचना कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में संबोधन होगा। तो दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में जो संबोधन होता है वो होगा आपका महोदय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, महोदय होता है। अगला है, सामाजिक पत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पत्र आता है। तो सामाजिक पत्र के अंतर्गत निम्न में से बधाई पत्र आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रतिलिपि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसे प्रतिलिपि कहा जाता है। अगला है, संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं। तो संक्षेपण को हम लोग एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद हैं। तो उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के दो भेद होते हैं जो मूल स्वर और संधि स्वर कहलाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है ए और बी दोनों। तो उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के दो भेद होते हैं जो मूल स्वर और संधि स्वर कहे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12, संधि स्वरों का भेद है। तो संधि स्वरों का जो भेद है वो आपका होता है दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर।
संधि स्वरों के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। फिर नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जो पुल्लिंग शब्द होता है वो आपका होता है सागर। सागर जो है एक पुल्लिंग शब्द है। अगला है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग जो शब्द है वो आपका है न्याय। न्याय जो है ये पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। न्याय पुल्लिंग शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग जो शब्द होता है वो आपका मृत्यु जो है स्त्रीलिंग है, क्योंकि मृत्यु आती है, उत्साह आता है, चक्रव्यूह तोड़ा जाता है, संकल्प जो है ये लिया जाता है ना कि ली जाती है। तो जिसके वाक्य प्रयोग में जिसमें फीमेल का वर्ड आता है वो आपका स्त्रीलिंग होता है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आपका है अहिंसा। अहिंसा जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है। और अपरिग्रह जो है ये पुल्लिंग शब्द है। और किन्नर ये भी आपके जो पुल्लिंग में आते हैं। अंताक्षरी होता है ये भी आपका पुल्लिंग शब्द होता है। फिर नेक्स्ट है संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, संधि और संधि। तो इसमें जो स्वर संधि तो दे दिया है, लेकिन 2 संधि आपको बताना है कि स्वर के बाद जो है संधि के 2 और कितने भेद इसमें होंगे। तो आपका जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा स्वर संधि, और इसमें होगा आपका व्यंजन संधि, और इसमें होगा विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अन्याय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका होगा अन्य प्लस अन्य। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद अन्य प्लस अन्य होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मतव्य किस संधि का उदाहरण है? तो मतव्य जो है ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है मतव्य। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। वृद्धि संधि का उदाहरण है। जिस भी वाक्य में डबल मात्राएं जब ए की लगी रहती है तो वो ज्यादातर 99% उसका यही होता है कि वो वृद्धि संधि मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इत प्लस आदि में जो संधि है वो आपका है यड़ संधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यड़ संधि होती है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को देखिए। दिया गया है प्रतिमान में समास है। तो प्रतिमान में जो समास दिया गया है आपका वो है अव्ययी भाव समास। अव्यय मतलब अव्ययी भाव समास में अक्सर जो आपके उपसर्ग दिए होते हैं वो भी अव्ययी भाव समास होता है। इसमें जो उपसर्ग आपका देखिए प्रति दिया हुआ है उसके बाद मान जोड़ा गया है। तो अक्सर जो उपसर्ग से बने हुए शब्द भी अव्ययी भाव समास कहे जाते हैं। अगला है काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? तो काली मिर्च शब्द में जो आपका समास है वो है आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्मधारय समास। अपहरण में उपसर्ग है। तो अपहरण में जो उपसर्ग है वो आपका अप है। अप जो है उपसर्ग है और हरण से जोड़ करके अपहरण बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है पराजय में उपसर्ग है। तो पराजय में जो उपसर्ग है वो आपका दिया गया है परा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पराधन जय पराजय। तो उपसर्ग इसमें परा होगा। अगला क्वेश्चन है जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जलना में जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा ना। जल प्लस ना, जलना। आपका प्रत्यय
ना हो जाएगा। अगला है कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है, तो कड़वाहट शब्द में प्रत्यय आपका आहट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कड़वाहट। आहट आ रहा है ना, तो प्रत्यय आहट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें तत्सम शब्द पूछा गया है। तो तत्सम शब्द आपका होगा जत्था, तपसी, घोड़ा, अग्नि। तो तत्सम शब्द आपका अग्नि होगा। जो संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं वो ज़्यादातर तत्सम होते हैं, और जो हिंदी से बना होता है वो आपका तद्भव होता है। आप लोग इस बात को जरूर से ध्यान दीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। तो अटारी देखिए दिया है ना, तद्भव का अटारी शब्द का तत्सम पूछा है। जो हम लोग अपनी आम बोलचाल में भाषा में प्रयोग करते हैं शब्दों को, वो आपका होता है तद्भव, और जो तत्सम होता है वो संस्कृत का शब्द होता है तत्सम। तो आप लोग इसको आसानी से पहचान कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया है अटारी का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, तो अटारी का तत्सम रूप होता है अट्टालिका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अट्टालिका। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है, तो विदेशज शब्द जो होता है वो आपका चश्मा जो है ये विदेशज शब्द होता है। बाकी जूता, वायु, जीभ ये सब देशज शब्द होते हैं। फिर अगला है लहर किस प्रकार की संज्ञा है, तो लहर जो है ये एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा होती है। लहर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लहर जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा में तो भाव होता है, समूहवाचक में जो झुंड होता है, झुंडों को लेकर के जो वाक्य प्रयोग होता है उसे समूहवाचक कहा जाता है। फिर अगला है निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो जो निम्न में से जो भाववाचक संज्ञा होती है वो आपकी होती है जागरण। जागरण में जो है अपने भाव का प्रकट होता है, लेकिन पराया और अपना सभ्य ये भाववाचक संज्ञाएं नहीं है। फिर अगला है हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित शब्द है। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे में रेखांकित शब्द में जो हम है ये मतलब क्या है, तो हम जो है ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे जो है ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। मध्यम, अन्य और इनमें से कोई नहीं, तो उत्तम पुरुष में मुझे आता है, मैं आता है। और अगला है निम्न में विशेषण बताइए, तो निम्न में जो विशेषण है वो आपका है क्षम्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्षम्य जो है ये विशेषण है। अगला है अनुमान का विशेषण होगा, तो अनुमान का जो विशेषण होगा वो होगा आपका अनुमानित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका अनुमान का विशेषण अनुमानित होता है, जिसमें आपको भाव दिखे वो भाववाचक विशेषण, और अनुमान जो लगाया जाता है, अनुमानित जो की जाती है, तो वो दिया गया है। अगला है विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषणों में जो तुलना के आधार पर अवस्थाएं होती हैं वो आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण जो गुण बताता हो किसी चीज का। फिर आइए नेक्स्ट है चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। वाक्य में उड़ रही हैं क्रिया है, तो वाक्य में जो उड़ रही क्रिया है ये आपकी होती हैं अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अकर्मक क्रिया होती है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अव्यय है, तो जो अव्यय होता है वो होता है आपका तथा। तथा जो शब्द है ये आपका अव्यय शब्द कहलाता है। बाकी वर्तमान, नया और सुंदर, सुंदर ये गुण है। फिर आइए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है, तो
कृदंत अव्यय का जो प्रकार एक नहीं है वो आपका होता है भूतकालीन कृदंत। ये आपका अव्यय का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। तो जो सहित पे जो रेखांकित किया गया है ये आपका किस भेद का उदाहरण है। तो ये आपका संबंध बोधक भेद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि सखियों सहित पुष्प वाटिका गई तो ये संबंध बोधक भेद का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है निम्न में अव्यय है। निम्न में जो अव्यय है वो आपका है आह। आह जो है निम्न में अव्यय है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का पर्यायवाची जो होता है वो होता है आपका पीयूष जो होता है ये अमृत का पर्यायवाची होता है। पावक जो होता है ये आपका आग का पर्यायवाची होता है। निकेतन घर का पर्यायवाची होता है। और वसन जो है ये आपका वर्तन का पर्यायवाची होता है। फिर आइए नेक्स्ट है कुंदन का पर्यायवाची होगा। तो कुंदन का पर्यायवाची होता है आपका हेम। हेम जो है कुंदन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला है दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए। आवृत्ति का विलोम है। तो आवृत्ति का विलोम जो होता है वो होता है आपका अनावृत्ति। आवृत्त मतलब दोहरा, अनावृत्त मतलब जिसको न दोहराए। फिर नेक्स्ट है प्रसारण का विलोम शब्द है। तो प्रसारण का विलोम शब्द आपका होता है आकुंचन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आकुंचन होता है प्रसारण का विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा। तो जो सूत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए जो इसमें शब्द जुड़ेगा वो आपका जुड़ेगा आ। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। आ शब्द को जोड़कर स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रत्यय जुड़ेगा सूता। फिर नेक्स्ट है अथक अकथ शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अथक अकथ शब्द का जो सही शब्द युग्म है वो आपका होता है बिना थके हुए जो कहा न जाए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिना कहे हुए अथक होता है और अकथ होता है जो कहा न जाए। अगला है अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अंश अंश शब्द युग्म का सही जो अर्थ होता है वो होता है आपका एक अंश मिस होता है कंधा और एक अंश मिस होता है हिस्सा। जो छोटा सा होता है वो कंधा होता है और जो बड़ा सा होता है वो हिस्सा होता है। तो अंश अंश होता है कंधा और हिस्सा। अगला है शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो जो इसमें शुद्ध वर्तनी में जो शुद्ध शब्द है दिया गया है आपका धोबिन और धोबिनी, धोबनी और धोबिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो धोबिन लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। तो जो सही शब्द है इसमें वो है आपका 36। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।